बजट 2025 इज अराउंड द कॉर्नर राइट नाउ और सबकी जो नजर है वो टैक्स रिलीफ के ऊपर है। एक मिडिल क्लास फैमिली टैक्सेस की वजह से इतना ज्यादा पिस रहा है कि वो लगभग अपनी कमाई का सालाना अपनी कमाई का 30 to 40% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस के लिए कमाता है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बजट 2025 में क्या चेंजेस आ सकते हैं और एक्सपेक्टेशन क्या है, विश लिस्ट क्या है एक मिडिल क्लास फैमिली की। तो बजट जो है वो पेश किया जाने वाला है ये हमारा 1 फरवरी 2025 को। बात करते हैं उसके बारे में। टैक्सेस इंडिया के अंदर इतने ज्यादा हो गए हैं कि लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोग अभी तक पलायन कर चुके हैं, मतलब वो इंडिया छोड़कर जा चुके हैं सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस की वजह से। टैक्सेस इतने ज्यादा है, फैसिलिटीज कम है। तो अब हमारे इंडिया के अंदर दो तरीके के मेजर टैक्स है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन तो हर एक पर्सन पर आता है, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो, 18 साल से कम हो, बूढ़ा व्यक्ति हो या एक जवान व्यक्ति हो, कमा रहा हो नहीं कमा रहा हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट टैक्स वो सीधा सीधा है इनकम के ऊपर टैक्स, यानी इनकम टैक्स। इनकम है तो आपको देना पड़ेगा भाई साहब। टैक्सेस का इतना ज्यादा बर्डन है कि आज मिडिल क्लास फैमिली के लिए सरवाइव करना इतना ज्यादा मुश्किल हो गया है कि वो कमा जितना रहे हैं उससे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ उनकी ईएमआई जा रही है। बात करते हैं इसके विषय में। मिडिल क्लास फैमिली का जो टैक्स बर्डन है वो इतना ज्यादा है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो एक फैमिली कार खरीदना चाहते हैं, लेट सपोज 7 या 8 लाख रुपए की, तो उसमें इतने ज्यादा उन्हें टैक्सेस देने पड़ रहे हैं जो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का गैप आता है। 1.5 से 2 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ वो इसलिए पे कर रहे हैं क्योंकि वो उन्हें टैक्सेस देने हैं। रोड टैक्स, आरटीओ टैक्स, इंश्योरेंस पे कराएंगे, इंश्योरेंस पे अलग से टैक्स देना होगा, गाड़ी का अलग से टैक्स देना होगा, जीएसटी कंपनसेशन सेस अलग से देना होगा, जीएसटी अलग से देना होगा, और जिस इनकम से उन्होंने ये गाड़ी खरीदी है उस इनकम पे वो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं। अब इन सब चीजों को देखते हुए एक मिडिल क्लास फैमिली ये चाहती है करंट गवर्नमेंट से कि उसको टैक्सेस में रिलीफ दिया जाए। होगा या नहीं होगा, इस वीडियो में भी बात करेंगे उन सब पॉइंट्स पर, और आने वाले बजट पर हमारी भी नजर रहेगी। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग आपके लिए बजट से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर आएंगे। बजट 2025 जो है वो पेश किया जाएगा 1 फरवरी 2025 को निर्मला सीतारमण जी द्वारा। फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमण जी, उनका ये सेकंड फुल फ्लैज बजट होगा मोदी गवर्नमेंट में। और ये जो अपकमिंग बजट है इसके अंदर ये मिडिल क्लास फैमिली की एक विश लिस्ट है कि भाई उसको टैक्सेस में रिलीफ दिया जाए। कारण क्या है, क्योंकि वो अपनी इनकम तो नहीं बढ़ा सकता, पर ये तो उम्मीद कर सकता है कि भैया हमारा टैक्स कम कर दो ताकि हमारे पास कुछ बच जाए, हम उसको खर्च कर लें। हमारी पढ़ाई का खर्चा है, हमारे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, हमें घर लेना है, हमें अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज लेनी है। ये सारी चीजें अगर देखी जाए तो एक मिडिल क्लास फैमिली इनमें पिसता जा रहा है। अब मोदी गवर्नमेंट, या अगर हम बात करें निर्मला सीतारमण जी, एक अपडेट जरूर लेकर के आने वाले हैं जो कि है इनकम टैक्स एक्ट 1961। वो खत्म हो जाएगा और एक नया डायरेक्ट टैक्स आ जाएगा, डायरेक्ट टैक्स कोड। अब नाम तो बदला जा रहा है, अब उसके अंदर की चीजें बदली जाएंगी कि नहीं बदली जाएंगी वो देखने वाली बात है। इसको बोला जा रहा है कि ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन होगा इनकम टैक्स का। जो अभी इनकम टैक्स एक्ट 1961 था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, ऐसा मैं नहीं कह रहा, फाइनेंस मिनिस्टर कह रही है। आने वाला जो डायरेक्ट टैक्स कोड है वो बड़ा सिंपल हो जाएगा। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि जब जीएसटी लाया गया था तब जीएसटी के बारे में भी यही कहा गया था कि बहुत सिंपल सा टैक्स है जी, वन नेशन वन टैक्स होगा और बिजनेसमैन को फायदा होगा, कंज्यूमर को फायदा होगा, जीडीपी बढ़ेगी, बहुत सारी बातें की गई। लेकिन आज जीएसटी के अंदर इतनी ज्यादा क्लासिफिकेशंस है कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल को छोड़ दीजिए, एक टैक्स प्रोफेशनल को भी समझ में नहीं आ रहा
कि आने वाले 2 दिन बाद जीएसटी में क्या चेंज आ जाएगा। अरे टैक्स प्रोफेशनल क्या साहब, गवर्नमेंट को खुद समझ में नहीं आ रहा कि पोर्टल को चलाना कैसे है। जीएसटी पोर्टल पर आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई आपको अपडेट, कोई अमेंडमेंट, कोई चेंज जरूर देखने को मिलेगा। कितना सिंपल होने वाला है डायरेक्ट टैक्स कोड, ये तो देखना बनेगा भाई। चलिए जी, बात करते हैं आगे की। सबसे बड़ा सवाल जो अभी गवर्नमेंट के सामने है वो है जीडीपी। लगातार पिछले समय में जीडीपी अपने डिक्लाइनिंग फेज पर है, बहुत ज्यादा टूट रही है। उसका बेसिक रीजन ये है, फंडामेंटल रीजन ये है कि एक जो मिडिल क्लास फैमिलीज है, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज है, उनके हाथ में पैसा नहीं है खर्च करने के लिए। उनके जो एक्सपेंस करने की जो पावर है, परचेजिंग पावर जो है वो बहुत कम है। पैसा ही नहीं है हाथ में, आप लोगों ने छोड़ा ही नहीं, सारा तो टैक्सेस से निचोड़ लिया, पैसा है ही नहीं, तो वो खर्च कैसे करे। और अगर वो मार्केट में पैसा खर्च नहीं करेगा, अपनी जरूरत की चीजों को खरीदेगा नहीं, तो वो पैसा मार्केट तक नहीं पहुंचेगा। मार्केट में जो लोग बैठे हैं, सप्लायर जो कंपनीज हैं, उन तक वो पैसा नहीं पहुंचेगा। उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, रेवेन्यू जो है उनका कम हो जाएगा, और उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में उनका शेयर का प्राइस भी कम होगा। इसी वजह से आप लोग देख रहे होंगे पिछले कई समय से स्टॉक मार्केट अपने निचले पायदान पर है, बहुत ज्यादा टूट गई है मार्केट। अब जीडीपी को बढ़ाना है तो गवर्नमेंट के सामने एक ही सॉल्यूशन है, कैसे भी करके एक मिडिल क्लास फैमिली को पैसा दिया जाए, उनके हाथ में पैसा छोड़ा जाए ताकि वो उसे खर्च करें और हमारी इंडिया की जो जीडीपी है वो थोड़ा सा ग्रो करे। अब ये कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन कैसे है गवर्नमेंट के पास, वो तो गवर्नमेंट ही बेहतर जानती है। हमारी भी नजर जो रहेगी भाई फरवरी के बजट पर रहेगी कि किस तरीके से जीडीपी को ग्रो किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। उसके बाद अगर बात करें निर्मला सीतारमन जी की, तो अब वो बजट जो है बिल्कुल तैयार है उनका, वो पेश करने वाली है और वो भी ये बात मानती हैं कि परचेजिंग पावर जो है वो कम होती जा रही है और उसकी वजह से जीडीपी कम हो रही है। इंडिया की जो जीडीपी है वो कम हो रही है। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मार्केट से खरीद ही नहीं रहे लोग। भाई तुम टैक्स छोड़ोगे तभी तो, टैक्सेस इतने तरीके के, मल्टीपल टैक्सेस हैं। हालांकि आपका नारा था वन नेशन वन टैक्स, लेकिन मल्टीपल टैक्सेस है भाई साहब। जीएसटी के अंदर ही देख लो आप, लोगों को यही नहीं पता कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। किसी पे 18%, किसी पे 3%, किसी पे 0.1%, किसी पे 0.5%, किसी पे 5%, किसी पे 28%, और अब तो सुनने में आ रहा है कि एक नया स्लैब भी आप लेकर के आने वाले हैं 35% का। अब वो आएगा कि नहीं आएगा वो भी 1 फरवरी को पता चल ही जाएगा। नहीं बढ़ी है कई सालों से एटीसी की लिमिट। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर एक सेक्शन है एटीसी, चैप्टर 6 की डिडक्शंस हम इसे बोलते हैं। तो सेक्शन एटीसी में आपको डिडक्शन मिलती है, एक इंडिविजुअल एचयूएफ को डिडक्शन मिलती है कई चीजों की। एक पूरा बंच बनाया हुआ है, पूरा ग्रुप बनाया हुआ है कि इस पूरे ग्रुप में जो भी फॉल करेगा उस एटीसी में आपको डिडक्शन मिल जाएगी जी, आपकी इनकम को हम कम कर देंगे। उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 1.5 लाख रुपए पर एनम, मतलब 1.5 लाख रुपए फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। एक साल में आपको एटीसी के अंदर मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकती है सिर्फ और सिर्फ 1,50,000 रुपए। अब उसके अंदर है क्या क्या, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है ईएलएसएस में, यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो भाई आपको वो डिडक्शन एटीसी में मिल जाएगी। एफडी करा रखी है बैंक के अंदर, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको आपको डिडक्शन भी एटीसी में ही क्लेम करना है। आपने पीपीएफ, एसपीएफ, आरपीएफ, इनमें अगर पैसा जमा कराया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इनमें अगर आपने पैसा जमा कराया है तो उनकी डिडक्शन भी आपको एटीसी में ही मिलने वाली है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एलआईसी अगर आप पे करते हैं, चाहे वो आपकी हो या आपके डिपेंडेंट्स की हो, फैमिली की हो, स्पाउस की हो, बच्चों की हो, तो उनकी जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसकी भी डिडक्शन आपको एटीसी में मिलेगी। ट्यूशन फीस बच्चों की, जो स्कूल में ट्यूशन फीस, अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, इसके बारे में भी बात करेंगे, उसकी भी डिडक्शन एटीसी में मिलेगी। अगर आपने होम लोन लिया है उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट आप पे कर रहे हो उसके भी आपको डिडक्शन एटीसी में मिलेगी। सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग स्कीम, ये सारी जो चीजें हैं उन सब की डिडक्शन एक ग्रुप बना दिया एटीसी में। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, क्या एटीसी के अंदर इतनी सारी चीजों की डिडक्शन मात्र 1.5 लाख रुपए होनी चाहिए? अब पिछले कई दशकों से एटीसी की जो डिडक्शन है वो 1,50,000 ही है मैक्सिमम। बात करें अगर स्कूल फीस की, तो आप लोग सिर्फ ट्यूशन फीस की ही डिडक्शन देते हैं। क्या एक मिडिल क्लास फैमिली सिर्फ उस पर वही बर्डन है?
क्या स्टेशनरी का, कोचिंग का, या स्कूल तो आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल्स तो तरह तरह के एक्सपेंसेस अपना दिखा देते हैं जी। वो दिखाते हैं फीस के अंदर एनुअल चार्ज अलग है, एडमिशन चार्ज अलग है, ट्रांसपोर्ट के चार्जेस अलग हैं, ये फलाना ढिकाना, इतनी सारी चीजों के पैसा ले लेते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली से, तो बच्चे को पढ़ाएं कैसे? और आप डिडक्शन दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस की। तो मेरे हिसाब से भी 80C से इसको बाहर करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजों को रखना चाहिए। LIC आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन एफडी आप वो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्कूल फीस है, प्रिंसिपल सम ऑफ होम लोन है, अब एक मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है कि उसका एक अपना घर होना चाहिए, उसके लिए वो लोन लेता है तो जो उसकी पेमेंट करेगा, वो प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट करेगा, उसकी आप डिडक्शन कह रहे हैं, डिडक्शन तो दे देंगे लेकिन 80C में देंगे। भाई अगर आप उस बंदे ने, बेचारे ने 10 लाख या 15 लाख का भी लोन लिया है, 20 लाख का लोन लिया है, तो वो कितनी पेमेंट कर देगा? उसकी जो इंस्टॉलमेंट बनेगी मंथली या एनुअली जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो कितनी बन जाएगी? वही 5 लाख रुपए बन जाएगी, वही 4 लाख रुपए बन जाएगी। तो आप लोग समझिए इस चीज को कि किस तरीके से 80C में वो 1.5 लाख रुपए क्लेम करेगा। होम लोन अगर उसने ले लिया तो उसकी डिडक्शन नहीं ले पा रहा वो, तो पूरी बाकी चीजों की कैसे लेगा? आपने क्राइटेरिया ही ऐसा सेट कर दिया है, तो 80C की लिमिट बढ़ाई जानी चाहिए, बिल्कुल सही बात, ठीक है जी। और इनमें से भी कुछ चीजों को सेपरेट सेक्शन में डालना जरूरी है, क्लियर है जी? ओके, उसके बारे में बात करते हैं आगे। अब एक मिडिल क्लास फैमिली का जो मेडिकल पर खर्च है और 80D में जो डिडक्शन मिलती है, क्या वो रिलेटिवली उतना सही है? उसके बारे में बात करते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली के जो बेसिक नीड्स होती हैं, बच्चों की पढ़ाई, दवाइयों का खर्चा, मेडिकल, उसका घर का खर्चा और राशन का खर्चा, ये कुछ बेसिक नीड्स होती है। अब मिडिल क्लास फैमिली का सबसे ज्यादा जो चिंता का विषय होता है वो होता है मेडिकल एक्सपेंसेस, क्योंकि अचानक से इतना बड़ा खर्चा आ गया तो उसे नहीं पता कितना पेमेंट करना पड़ेगा। 80D में आप जो डिडक्शन दे रहे हैं वो दे रहे हैं पिछले कई समय से, पिछले कई सालों से आपने 80D में जो डिडक्शन दे रखी है, 25,000 50,000 जो भी है। तो अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट अगर माने तो मेडिकल इन्फ्लेशन रेट जो है, मेडिकल एक्सपेंस का जो इन्फ्लेशन रेट है इंडिया के अंदर, वो लगभग 14 से 15% राइज हुआ है। लेकिन 80D में आपने डिडक्शन नहीं बढ़ाई है। एक्सपेंस तो बढ़ रहे हैं पर टैक्स के अंदर रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो 80D की भी डिडक्शन बढ़ानी जरूरी है, तभी एक मिडिल क्लास फैमिली के हाथ में पैसा आएगा। इन्फ्लेशन रेट की माने तो इंडिया के अंदर मेडिकल एक्सपेंस बहुत ज्यादा महंगा है, ये बात हर एक व्यक्ति जो वीडियो देखने वाला है वो मानेगा। अगर आप लोग भी मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। इनकम टैक्स के अगर स्लैब्स की बात करें तो फिलहाल इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है, अब आने वाला है नया एक एक्ट, उसमें देखा जाएगा क्या चेंज होगा, सिर्फ नाम चेंज करेंगे या अंदर का मटेरियल भी चेंज करेंगे। पर अभी अगर प्रेजेंट टाइम पे बात करें तो करंट इनकम टैक्स में दो हमारे टैक्स रेजिम चल रहे हैं, एक न्यू टैक्स रेजिम है, एक ओल्ड टैक्स रेजिम है। ओल्ड टैक्स रेजिम को गवर्नमेंट प्रमोट कर ही नहीं रही है, बाय डिफॉल्ट भी अब न्यू टैक्स रेजिम ही है। हालांकि ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको अलग अलग प्रकार की डिडक्शंस मिल जाती है, न्यू टैक्स रेजिम में आपको बहुत ज्यादा डिडक्शंस नहीं मिलती। न्यू टैक्स रेजिम की बात करें तो अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स रेट लगने वाला नहीं है। अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख से 7 लाख हो जाती है तो 5% आपकी इनकम पे टैक्स लगेगा। 7 से 10 लाख हो जाती है तो 10%, 10 से 12 लाख हो जाती है 15%, और 12 लाख से 15 लाख हो जाती है अगर आपकी इनकम सालाना, तो 20% आपसे टैक्स लिया जाएगा। ये इनकम टैक्स है। इसके अलावा इस पर सेस वो अलग लगेगा। अगर आपकी सालाना इनकम 1 करोड़ से ऊपर हो जाती है, 50 लाख से ऊपर हो जाती है, सरचार्ज के प्रोविजन अलग है। अब बात करते हैं कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग लोगों का यह मानना है कि टैक्स स्लैब जो है वो 10 लाख तक एग्जेम्प्ट कर दिया जाना चाहिए, यानी सालाना इनकम 10 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। टैक्स तो लगे, रेट तो लगे, पर रिबेट के माध्यम से वो टैक्स फ्री हो जाए उसकी इनकम। ये एक अपडेट आ रही है, ये लोगों की विश लिस्ट भी है, लोग चाहते हैं ऐसा, मिडिल क्लास फैमिली चाहती है। लेकिन गवर्नमेंट के सामने चैलेंज ये है कि अगर वो 10 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट कर दे इनकम, तो उसका जो रेवेन्यू सोर्स है वो बहुत बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो टैक्सेस से आता है, और उसमें भी डायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स अगर 10 लाख तक नहीं लिया जाएगा तो गवर्नमेंट का तो रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, और गवर्नमेंट नहीं चाहती उसका रेवेन्यू लॉस। क्लियर है कि नहीं है? इसीलिए तो उसने इतने सारे बाइफर्केशन और कैटेगरीज बना रखे हैं ताकि लोगों को समझ में ही नहीं आए कि है क्या, और वो अनजाने में वो टैक्सेस का पेमेंट करके और निकल जाए। दूसरी बात, इन्होंने अभी 8th पे कमीशन को मंजूरी दे दी, उसका भी बर्डन इनके ऊपर पड़ने वाला है।
तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो मुझे नहीं लगता कि 10 लाख तक कोई एग्जेम्पशन मिलने वाली है अपकमिंग बजट में। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आप लोगों को फिर से मीठी गोली जरूर दी जाएगी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा दिया जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 25,000 हुआ करती थी, फिर उसे 50,000 किया, 50,000 से 75,000 किया, और अब मुझे लगता है वो इस वे में 1 लाख रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दे दी जाएगी। उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। ये मुझे ऐसी आशंका लगती है कि अपकमिंग बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 75,000 है करंटली, अब वो 1 लाख हो जाएगी। होती है नहीं होती, ये भी देखने वाली बात है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो भाई मेक श्योर दैट डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, कि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट जो है वो मिल जाए। बने रहे तब तक के लिए। टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग गाइस।